बूढ़े पिता का निर्णय। कुणाल अभी तक नहीं आया, आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है, शारदा जी सिसकते हुए बोली। हाँ, बस आ ही रहा है, तुम धैर्य रखो। अब इतनी दूर से आएगा तो समय तो लगेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तसल्ली रखो। रमेश बाबू झूठी तसल्ली दी, दवाई दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, अम्मा तो सो गई, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। अम्मा की देखभाल करने के लिए आपको तो स्वस्थ रहना होगा। रसोई से बाहर आकर रचना ने खाना की थाली रमेश जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल के भागा दौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से शारदा जी बीमार चल रही हैं। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर ने तो पहले ही कह चुका है आपकी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है, उन्हें खुश रखिए। अब रमेश जी भी क्या करते? शारदा जी की तो बस अपने बेटे कुणाल से मिलने में है खुशी। घर का छोटा बेटा कुणाल दूर शहर जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी उर्मी और 2 बेटे हैं, जो यहाँ कम आते हैं। जब भी वो आते हैं तो उर्मी बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और कुणाल भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे रोहित को खोने के बाद शारदा जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। शारदा जी का बड़ा बेटा रोहित एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसी की पत्नी रचना है, जो अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से सेवा करती है। रचना की एक बेटी है, जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है, जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वो अब जगह जगह इलाज करवा के थक गए थे। वह अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। रचना भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। रचना की बेटी डॉली सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती थी, उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी और उसी की वजह से शारदा जी का मन बहल जाता था। रचना अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि रमेश जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी उर्मी को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वह अपने जेठ और जेठानी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती थी तो हुक्म चलाती थी, रसोई में पैर भी न रखती थी। यह बात अलग है, वो घर खर्च में 1 रुपया भी नहीं देती थी और ना ही सास के इलाज के खर्चे से उसे कोई लेना देना था। वहीं रचना धैर्य वाली और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वह अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब रोहित की मौत हुई तो मायके वाले ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी 2 भाभियाँ हैं, जो उसका जीवन नरक कर देगी, इसलिए वो मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था, जो कभी कभी आता था, और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी थी कि रचना की बेटी को हम पाल लेंगे और रचना दूसरी शादी कर लेगी, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वो खुश रहने लगे थे, पर शारदा जी की बीमारी ने सबको तोड़ कर रख दिया था। रचना ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वो नौकरी भी नहीं कर सकती थी, पर रमेश जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। कुणाल को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। उर्मी ने कुणाल को आने नहीं दिया। उसका कहना था कि इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना। जब नहीं रहेगी
तभी चले जाना, तभी तो जाना ज़रूरी होगा। कुणाल के दिमाग में यह बात बैठ गई और वो अपनी अम्मा के जाने का इंतज़ार करने लगा। पर उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी अम्मा के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वह उससे मिलना चाहती है, उससे मिलने के लिए तड़प रही है। उसकी आँखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल कुणाल का था। वह रोज़ शारदा जी से न मिलने का कोई न कोई बहाना ही बना रहा था। शारदा जी अपने बेटे को रोज़ याद करती थी, पर रमेश जी उनसे रोज़ झूठ बोल देते थे। एक सुबह रचना उनके कमरे में गई तो देखा वह गहरी नींद में थी। रमेश जी बाहर से आकर झकझोरा तो वो हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार करते करते ही चली गई। रचना का रोकर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। रमेश जी भी बहुत दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे कुणाल को मृत्यु की सूचना ही नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने कुणाल को फ़ोन कर दिया तो कुणाल परिवार सहित दौड़ा चला आया। शारदा जी की मृत शरीर रखी हुई थी, सारी क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। ये सुनकर रमेश जी और रचना की रुलाई फूट पड़ी। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो कुणाल ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन रमेश जी ने रोक दिया। हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है, अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं खुद करूँगा। यह सुनकर कुणाल को झटका सा लगा। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूँगा, मैं उनका बेटा हूँ। कुणाल, तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वो उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू आया नहीं। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। रोहित के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, लेकिन तूने तो उसे मुँह ही फेर लिया। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। रमेश जी ने सारी क्रियाक्रम खुद से ही किया और कुणाल को हाथ तक नहीं लगाने दिया। कुणाल और उसकी पत्नी वहीं पर रहे क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद रमेश जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहें कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद यह घर, गांव वाली ज़मीन और शारदा जी के सारे जेवर मैं अपनी बहू रचना और पोती के नाम करता हूँ। पापा, आप यह अन्याय नहीं कर सकते। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं तो भाभी भी हकदार नहीं है। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। कुणाल की पत्नी ने भी हामी भरी। पापा जी, आपके दो पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हैं? ये तो ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। मेरे पति और बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। सोचा था जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने आया? जब इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी तब आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे की कंधे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया?
अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी यह क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है ना, वो आपका सहारा बनेगा। उर्मी बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो। मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू रचना ने निभाया है। रचना ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी रही, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो। रचना ही थी जो अन्नपूर्णा बनाकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। रचना ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछी थी। रचना ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाई है, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। उर्मी बहू, तुमने इस घर के लिए, हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण कुणाल ने अपने घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। रचना बहू हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। डॉली छोटी है पर अपनी दादी को रोज़ समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। डॉली साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। माना कि तुम्हारे दोनों बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी यह रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में भी नहीं खिलाया है, कभी एक रात भी यह बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर न कर दो, इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। रमेश जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया था। कुणाल और उर्मी यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और रमेश जी से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब एक बार मेरा तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद में परेशानी नहीं हो। कुणाल अपने परिवार को लेकर चला गया। रमेश जी अपने लॉकर में रचना का नाम नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वह राशि रचना के नाम बैंक में अकाउंट खुलवा कर डाल दिए। इससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वह उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी, लेकिन उनके जाने के बाद रचना और डॉली को कोई परेशानी नहीं हो। अपने बड़े से घर के कुछ कमरा किराए पर उठा दिए ताकि उसके किराए से डॉली की पढ़ाई और घर खर्च चलता रहे। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।